हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th में जिनका एग्जाम 2026 फरवरी में होने वाला है। और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सारा क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने क्लास में स्कूल में चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों खत्म कर दिया है। अब आपको अच्छा से इसको क्या करना है, एक बार सुन करके और नोट कर लेना है। हम आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि आप लोग का गर्मी की छुट्टी जैसे ही समाप्त होती है तो आप लोग का वो एग्ज़ाम होने वाला है, टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो 3 चैप्टर सबको आपको करना है। सारे चैप्टर में 3 चैप्टर करना है, 1 2 3 उसी से क्वेश्चन बनना है। और मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एकदम इतना निश्चित मान कर रखिए कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आप इसको अच्छा से पहले 1 2 बार सुन लीजिए और उसके बाद अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? तो आप आराम से इसका आंसर में लिखिएगा कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक विभिन्नता का अर्थ, तो पहले इसका अर्थ जान लीजिए कि सामाजिक विभिन्नता का तात्पर्य समाज में व्यक्तियों के बीच धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर होने वाले अंतर से है। ये अंतर प्राकृतिक या सामाजिक हो सकते हैं, जैसे लिंग यानी लड़का लड़की के नाम पे, महिला पुरुष के नाम पे, रंग के नाम पे गोरा काला, और भाषा और धर्म के हिसाब से। यह सब विभिन्नता है सामाजिक। यह आवश्यक नहीं है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। जैसे कि सवर्णों एवं दलितों के बीच का अंतर सामाजिक विभाजन है। विभिन्नता केवल अंतर को दर्शाती है। जैसे विभाजन, तो विभाजन तब होता है जब ये अंतर सामाजिक असमानता, भेदभाव या संघर्ष का कारण बनता है। जैसे जब किसी धर्म या जाति को दूसरे से नीचा समझा जाता है, जैसे कोई अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे और किसी को नीचा या हीन समझने लगे, छोटा समझने लगे, निम्न समझने लगे, तो एक तरह से ये भेदभाव पैदा कर देता है। लेकिन राष्ट्र की बात होती है तो सभी समुदाय एक हो जाते हैं। जैसे कोई भी आदमी किसी को छोटा या बड़ा जो भी समझे, लेकिन जैसे आज देश का बात हो जाए, इंडिया पाकिस्तान को लेकर के भी बहुत सारा चलिए देख रहे हैं कि युद्ध जैसा माहौल बन गया था। तो जब देश का बात आता है तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, सब हम लोग एक हो जाते हैं। हर विभिन्नता विभाजन नहीं बनती, क्यों? तो आप लिखिएगा सहअस्तित्व और समावेशिता। कई समाजों में लोग विविधताओं के बावजूद मिलजुल कर रहते हैं। मतलब कितना ऐसा समाज है जो अलग अलग विविधता है लेकिन फिर भी लोग मिल कर रहते हैं। जैसे अगर आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे, जर्मनी में फ्रेंच, इतालवी भाषाएं बोलने वाले लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। मतलब स्विट्जरलैंड में जो जाएगा तो उसमें जर्मन, फ्रेंच, ये सब इतालवी सब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, लेकिन एकदम आराम से वहाँ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान अवसर और सम्मान। यदि सभी समूहों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलता है तो विभिन्नता को लोग पहचान के रूप में अपनाते हैं, ना कि संघर्ष के रूप में। जैसे कि लोकतांत्रिक ढांचा अगर देखें तो लोकतंत्र में विभिन्नताओं को संरक्षण और प्रतिनिधित्व मिलता है, जिसमें विभाजन नहीं होता। अगर इसके कंक्लूजन में देखिएगा कि सामाजिक विभिन्नता केवल तभी सामाजिक विभाजन का रूप लेती है जब उस विभिन्नताओं के आधार पर भेदभाव या असमानता या तनाव उत्पन्न हो, वरना विविधता समाज को समृद्ध बनाती है। मतलब अलग अलग जो विविधता है ना, उसके चलते भी समाज मजबूत बनता है और समृद्ध बनता है। तो कहीं कहीं पे विविधता होना जरूरी है। अगर सबको एक जैसा सोचेंगे, सबको एक जैसा रहेंगे, तो वो समाज भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप इसको अच्छा से पहले एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं तो थोड़ा सा समझाने में कभी कभी छोड़ देते हैं एक आध पॉइंट, लेकिन आपको उसको अच्छा से लिख करके और एक बार अपने से समझ लेना है। बाकी जब ऑफलाइन हम लोग बैठेंगे तो इसको अच्छा से क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेती है? तो आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर हैं और भेदभाव का शिकार हैं, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त हैं। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि दूसरे समुदाय के हैं वो, और वो निम्नतर आके जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं,
तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो आप लिखिएगा आंसर में कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति लोकतंत्र के व्यवहार को कई तरह से प्रभावित करती है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में यह विभिन्न समुदाय को उनकी मांगों और मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इसके राजनीतिक ध्रुवीकरण और तनाव भी बढ़ सकता है। इसके प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो समुदायों की आवाज़, सामाजिक विभाजन की राजनीति से अलग अलग समुदाय अपनी आवाज़ उठा पाते हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच पाते हैं। राजनीतिक संतुलन, विभिन्न सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति से एक संतुलन पैदा होता है, जिससे कोई भी विभाजन अत्यधिक उग्र नहीं हो पाता। और लोकतंत्र का मजबूत होना, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ध्रुवीकरण के बारे में बात करें तो सामाजिक विभाजनों का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने से ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जिससे समाज में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। विवाद और हिंसा, कुछ मामलों में सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक विवाद और हिंसा का कारण भी बन सकती है। जैसे राजनीतिक अस्थिरता, यदि सामाजिक विभाजन की राजनीति को सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तो यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए जाति, उसके बाद धर्म। तो जाति के बारे में बात करें तो भारत में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन है और इसका राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न जातिगत समूह अपनी मांगों और प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक दलों और सरकारों पर दबाव डालते हैं। धर्म के बारे में बात करें तो धर्म भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन है और इसका राजनीतिक पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म आधारित राजनीति का उपयोग वोट बैंक के रूप में किया जा सकता है, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। भाषा भी एक सामाजिक विभाजन है और इसका राजनीतिक पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न भाषा समूहों की अपनी मांग होती है और वे अपनी पहचान और प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक दलों और सरकारों पर दबाव डालते हैं। इसका समाधान क्या है? तो सामाजिक न्याय। सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रतिबंधित करने के लिए सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना करना महत्वपूर्ण है। इसका संवैधानिक प्रावधान है कि संविधान में सामाजिक न्याय और समानता की रक्षा के लिए प्रावधान होना चाहिए। राजनीतिक दलों का जिम्मेवारी होना चाहिए। राजनीतिक दलों को सामाजिक विभाजन की राजनीति से बचने और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मीडिया की भूमिका, मीडिया को सामाजिक विभाजन की राजनीति से बचने और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने में मदद करनी चाहिए। शिक्षा को सामाजिक जागरूकता और समझ विकसित करने के लिए उपयोग करना चाहिए, तभी सामाजिक विभाजन ये सब दूर होगा। आपका चौथा क्वेश्चन है कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में उसका संक्षिप्त वर्णन करें। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 बुक में। हम यहाँ से आंसर आपको अच्छा से बता दे रहे हैं। आंसर में लिखिएगा कि 70 के दशक से लेकर आधुनिक दशक तक भारतीय लोकतंत्र ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक लंबा और महत्वपूर्ण सफर तय किया है। इस कालखंड में कई सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिवर्तन हुए हैं, जिनका उद्देश्य वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना और समानता सुनिश्चित करना था। 70 का दशक बोले तो 1970 से लेकर के 80 के बीच में होगा, 79 तक होता है, लेकिन हमने 70 से 80 लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि आप 80 मत कर दीजिएगा। इसे आपको समझने के लिए लिख दिया। 70 का दशक 1970 से 80 तक, इस समय सामाजिक न्याय को राजनीतिक विमर्श का एक अहम हिस्सा बनाया गया। इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ नीति ने आर्थिक असमानता के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही मंडल कमीशन की स्थापना 1979 में, तो मंडल कमीशन की स्थापना कब हुई है? 1979 में। सामाजिक न्याय के लिए एक निर्णायक पहल रही है। 80 और 90 के दशक की बात करें तो 80 और 90 के दशक 80 के बाद और 90 तक होगा, और 90 का दशक 90 से लेकर के 99 तक होगा। तो हम आपको 80 का दशक 1980 से लेकर के 90 तक और 90 का दशक 90 से लेकर के 99 तक होता है। तो ठीक है, 80 से 90 के दशक में क्या क्या हुआ पहले वो देखिए। इस दौर में मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में बीपी सिंह सरकार ने लागू किया, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण मिला 1990 में। यह सामाजिक न्याय की दिशा में
एक ऐतिहासिक कदम था जिसने राजनीतिक और समाज में बड़ा बदलाव लाया। तो ये हो गया 80 से 90 के दशक के बीच का बात था। अब हम लोग बात करते हैं आज जो समय चल रहा है 21वीं सदी, यानी नहीं अभी चल रहा है 21वीं सदी पहले बात करते हैं 2000 के बाद का समय। तो इस दौर में सामाजिक न्याय की परिभाषा और व्यापक हुई। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के साथ साथ महिलाओं, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर ध्यान दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये सब याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया है, अप्रैल में लागू हुआ था, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। इनके अनेक सामाजिक योजना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि सामाजिक समानता सुदृढ़ करने का प्रयास रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा से लिखा गया है। आपका एग्जाम आपका क्लास जो पढ़ाया गया उसको भी देखते हुए, और आपको एग्जाम में जो टॉपिक अलग से भी जो आप डालिएगा तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सारा कुछ अच्छा से आप पहले लिख लीजिए बढ़िया से समझ के। आधुनिक दशक के बारे में बात करें, जो अभी का समय है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आधुनिक दशक के बारे में अभी के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के समय में डिजिटल समावेशन, नई शिक्षा नीति 2020 और सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में प्रयासरत है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है भारतीय लोकतंत्र में 70 के दशक, भारतीय लोकतंत्र में ये फ़ोन थोड़ा सा आ जा रहा है, लेकिन आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, इसको आराम से लिखिए, क्योंकि हमको फ़ोन तो काटना ही पड़ेगा वो लोग का। ये लोग का फ़ोन हम बंद ही कर देते हैं। आप थोड़ा सा 1 मिनट हमको टाइम दीजिए, ये लोग का फ़ोन नहीं आएगा अब। हाँ तो इसका निष्कर्ष को हम फिर से ठीक से कर लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में 70 के दशक से अब तक सामाजिक न्याय के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कई कारणों पर निर्भर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप अच्छा से लिखिए कि समाज की संरचना पर यदि सामाजिक विभाजन जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि गहरे और स्थायी हैं तो उनका राजनीतिक असर भी अधिक गहरा हो सकता है। बहुलतावादी समाजों में यह ज़्यादा जटिल हो जाता है। राजनीतिक दलों की भूमिका पर, अगर राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों को सामंजस्य और प्रतिनिधित्व के माध्यम के रूप में अपनाते हैं तो यह लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, लेकिन अगर वे इन विभाजनों को मतभेद और ध्रुवीकरण के रूप में भड़काते हैं तो यह समाज के तनाव और संघर्ष को बढ़ा सकता है। लोकतांत्रिक परिपक्वता पर, जिन देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत और स्वतंत्र होती है वहाँ सामाजिक विभाजन के बावजूद राजनीतिक प्रक्रिया शांतिपूर्ण चलती है। जहाँ पर लोकतंत्र अच्छा होता है ना, वहाँ पर कितना भी विभाजन हो जाए लेकिन सब शांतिपूर्ण ही चलता है। सामाजिक जागरूकता और नागरिक संहिता पर, तो यदि नागरिक सामाजिक एकता, समानता और न्याय के प्रति सजग हैं तो सामाजिक विभाजन राजनीति को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। इसका 5वां पॉइंट है अर्थव्यवस्था और विकास की स्थिति पर। जब विकास और संसाधनों का वितरण असमान होता है तब सामाजिक विभाजन की राजनीतिक तनावपूर्ण बन सकती है, क्योंकि वंचित वर्ग अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं। नोट में लिखिएगा, यह कहना उचित होगा कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार से संभाला और दिशा दी जाती है, विकास और समावेशन की ओर या संघर्ष और ध्रुवीकरण की ओर। 6ठा क्वेश्चन है आपका सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ। तो 6ठा क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और 7 का क और ख जो आंसर आपको दिया गया है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यह संभव है कि एक व्यक्ति का कई पहचान होता है। तो 7 का क और ख का आंसर आप एक बार यहाँ से लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट का ही था। 8 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो रंगभेद के विरोधी नहीं पूछा है
तो यहाँ पर जो नहीं रहेगा, लेकिन कोई कोई है जिसको आप जान लीजिए कि रंग भेद के विरोधी कौन कौन थे, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिएगा तो जो नहीं थे। तो किंग मार्टिन लूथर ये विरोधी थे, महात्मा गांधी रंग भेद के विरोधी थे, ओलंपिक धावक टेमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये विरोधी थे। नहीं थे तो ये थे, तो ये नहीं थे, तो इसी का आंसर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर थे कि नहीं थे ये पूछेगा तो आप समझ लीजिएगा। थे पूछेगा तो किंग मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस थे। पूछेगा तो ये तीनों थे, चारों थे। लेकिन अगर नहीं पूछेगा तो नहीं में जो ऑप्शन देगा उसको आप लगा दीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में कौन सा धर्म है, तो पाकिस्तान में इस्लाम और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कोई धर्म विशेष नहीं है। और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट है। और 10वां क्वेश्चन है, देखिएगा कि भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आप लिखिएगा कि भविष्य के समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी केवल सरकार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी भी अनिवार्य होगी। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित करना है। नागरिकों को न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, बल्कि कर्तव्यों का भी ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता लोकतंत्र को मजबूत बनाने के मूल स्तंभ होंगे। अतः भावी समाज में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितनी जिम्मेवारी से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे कि भारत में जातिगत असमानताएं, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जातिगत असमानताएं ऐतिहासिक और सामाजिक रूपों में जारी है। जैसे शिक्षा में भेदभाव, दलित और पिछड़ी जातियों के बच्चों को कई जगह पर स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे अलग बैठाना, शिक्षकों द्वारा उपेक्षा या गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित रखना, ये सब कारण है अपने जाति उति को लेकर के। और ये सब भारत में जातिगत असमानताएं देखने को मिलता है। रोजगार में भी असमानता है। कई निजी और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। उच्च पदों पर निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। बहुत कम ही लोग हैं जो आपको निम्न जाति के लोग ऊंचे पोस्ट में मिलते हैं। और कार्यस्थलों पर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जैसी भी घटना होती रहती है। कभी कभी व्यवहार में भी देखने के लिए मिलता है कि तुम छोटे जाति के हो, नीच जाति को दूर रहो। कोई चीज़ को छूने रखने के लिए भी देखा जाता है कि बड़ा भेदभाव किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छोटे जातियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे कुछ दिन के लिए बिहार का, लेकिन उनको गया में कोई मंदिर में जाने से रोक दिया था, पता नहीं कहाँ, और मंदिर को पूरा धुलाया गया था। तो आज भी देखिए कितना जाति को लेकर के ये अलग अलग प्रथा चल रही है। जबकि सार्वजनिक कुआं वहाँ पे जाइएगा, शमशान घाटों पे भी जाइएगा तो वहाँ पर भी देखते हैं कि वंचित कर दिया जाता है। वहाँ पर छोटे जाति को थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाता है। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये सब सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए इसका। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव, भले ही आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन भले ही आज ऐसा हो गया कि आरक्षण से देने के कारण छोटे जाति के लोग भी आज चुनाव में खड़े होते हैं और वोट में उनको भी जीतना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए सीट आरक्षण किया गया है। लेकिन गिनती अगर नीतिगत स्तर पर बात करें तो नीतिगत स्तर पर प्रभावी निर्णय में जातिगत संतुलन अब भी अधूरा है। लेकिन आज कोई नीति बनता है तो आज भी बड़े जातीय के लोग बैठ करके उसमें नियम बनाने में ज़्यादा वर्चस्व रखते हैं और निम्न जातियों को थोड़ा अभी भी पीछे समझा जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है, जितना शिक्षा आगे बढ़ेगी देश उतना आगे बढ़ेगा। आजकल देखिएगा विवाह और सामाजिक संबंधों में भेदभाव है। आजकल अंतर्जातीय विवाहों को अब भी कई समाजों में स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर छोटे जाति की लड़की है बड़े जाति का लड़का है, या बड़े जाति की लड़की है छोटे जाति का लड़का है, तो देखिएगा उस विवाह को बड़ा अलग निगाह से देखा जाता है। तो ये सब भी भेदभाव है जाति को लेकर के। डिजिटल और शहरी क्षेत्र में भी भेदभाव है, जैसे कि आधुनिक तकनीक और शहरी जीवन में भी जातिगत पूर्वाग्रह सोशल मीडिया, किराए मकानों और नौकरी की चयन प्रक्रिया में झलकता है। तो ये सब भी देखिएगा कि ये सब में भी आपको जाति प्रथा थोड़ा दिख जाता है। इसका निष्कर्ष क्या होगा, तो आप लिखिएगा आराम से अच्छा से कि जातिगत असमानताएं केवल ग्रामीण या पिछड़े इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज की जड़ों में आज भी गहराई से मौजूद है। इन्हें समाप्त करने के लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और कानूनी शक्ति के साथ साथ मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। तो इसको आप लिखिएगा तो सारा कंक्लूजन आपका बड़ा मस्त हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए 2 कारण लिखिएगा और पूछेगा तो आप देख दी पहला लिख दिया कि मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक समझ और प्राथमिकता। आज लोग समझदार हो गए, उनको पता है कि जाति के नाम पे वोट देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, अपना राज आगे नहीं बढ़ेगा। जो अच्छा काम करेंगे उनको वोट देना है। तो आज थोड़ा समझदारी बढ़ा है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि सिर्फ जाति के नाम पे आज नतीजा तय नहीं होगा। दूसरा है, अच्छा फिर से इसको हम आगे एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। इसका कुछ भी प्राथमिकता है जिसको पहले समझ लीजिए।
कि अब मतदाता केवल जाति के आधार पर वोट नहीं करते, बल्कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। जो अच्छा काम करेगा उनको लोग वोट देंगे, जाति से उनको कोई मतलब आज नहीं रह गया। इतने समझदार तो लोग हो गए हैं। युवा मतदाता खासकर उम्मीदवार की योग्यता और कार्य क्षमता पर ध्यान देते हैं, और जो भी युवा लोग खड़ा होते हैं चाहे वोट देते हैं तो देख लेते हैं कि कौन काम करने वाला, किनको वोट देने से अच्छा रहेगा, जिससे जातिगत गणनाएं कई बार विफल हो जाती है। इसलिए कुछ लोग बोलेगा कि मेरा जाति का ज़्यादा वोट है, मेरा जाति का ज़्यादा लोग है, लेकिन देखिएगा कभी कभी वो भी चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि आज जाति से ज़्यादा जरूरी है अपने देश और समाज को आगे बढ़ाना, अपने राज्य को आगे बढ़ाना। तो जाति को छोड़ के जो अच्छा काम करेंगे उनको ही वोट देना चाहिए। दूसरा है विभाजित जातीय समूह और क्षेत्रीय विविधता। मतलब भारत की जातीय संरचना बहुत जटिल है और विविध है। कोई भी जाति पूरे निर्वाचन क्षेत्र में एकजुट होकर वोट नहीं करती, और अक्सर उपजातियां या वर्गीय अंतर भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में जातियों के आपस में संतुलन होता है, जिसके कोई एक जाति नतीजे तय नहीं कर पाती। तो कुछ भी हो जाए, कोई एक जाति ज़्यादा हो या कम हो, वो नतीजे को तय नहीं कर सकती। आज भारत में बहुत सारा विविधता है और बहुत सारा लेकर के कुछ ना कुछ नतीजे ऐसे हैं जो सिर्फ जाति तय नहीं करती। इसको अच्छा से आप लिख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण दे। तो आप आंसर में लिखिएगा, भारत में सांप्रदायिक राजनीति विभिन्न रूपों में देखी जाती है, जिनका उद्देश्य धार्मिक या सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना होता है। विभाजनकारी सांप्रदायिकता पहला है, दूसरा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तीसरा है तुष्टीकरण की राजनीति, और चौथा है प्रतीकात्मक सांप्रदायिकता, और पांचवा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आप इसको नोट करके सिर्फ लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा कि सांप्रदायिक राजनीति के ये सभी रूप लोकतंत्र और सामाजिक एकता के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए मतदाताओं को जागरूक और मुद्दा आधारित राजनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा हुआ है 14 कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। तो आप लिखिएगा आंसर में कि भारत में स्त्रियों की स्थिति में समय के साथ सुधार हुआ है, लेकिन आज भी समाज में कई क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में रहती हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आज भी देखिएगा कि लड़की को गांव से बाहर पढ़ने के लिए बोला जाता है तो बोलता नहीं, गांव में ही कोचिंग खोल दिया जाना और गांव में ही लोग को पढ़ना है, लड़की के नाम पर उसको बाहर नहीं भेजना, कहीं 19-20 कुछ ना हो जाए। तो देखिए जिसको जो होना है वो तो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप समाज को आगे बढ़ाइएगा और अच्छा शिक्षा दीजिएगा, तभी आपका राज्य आगे बढ़ेगा। तो आप ये सोच अपने मन से निकाल दीजिए कि गांव में कोचिंग में पढ़ा दे, गांव में स्कूल में पढ़ा दे और उनको बाहर नहीं भेजेंगे। तो ये चीज़ भले आपको थोड़ा सा तकलीफ दे, लेकिन आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। दूसरा है बालिकाओं की स्कूल ड्रॉप आउट दर लड़कों की तुलना में अधिक है, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर। आजकल क्या हो जा रहा है कि लड़का लोग तो आगे पढ़ने के लिए बाहर भी चला जा रहा है, लड़की लोग जैसे 10th पास करता है तो उनका ड्रॉप आउट ज़्यादा, स्कूल छोड़ देते हैं, वो शादी ब्याह कर लेंगे या फिर बोलेंगे लड़की इसको थोड़ी ना ज़्यादा पढ़ा के कहाँ जाना है, घर का ही तो काम करना है, और इस तरह से बोल करके उनको आगे की शिक्षा में नहीं दिला पाते। मतलब मैट्रिक का एग्जाम होते होते उन लोग का शादी वादी कर दिया जाता है। ज़्यादातर ऐसा लड़कियों में देखा जाता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसके कारण भी लड़कियों का ड्रॉप आउट बढ़ा है, स्कूल छोड़ने का जो संख्या है लड़के की अपेक्षा लड़की का ज़्यादा हो चुका है हाई स्कूल लेवल पे। और कई परिवारों में अब भी यह सोच बनी हुई है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे परिवार ऐसा सोचते हैं कि इसको ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, ससुराल में ही तो रहना है। तो बहुत सारा ऐसा सोच है जिसके कारण आज भी लड़कियों की शिक्षा इस तरह से अधूरा रह जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में देखिएगा, तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा स्वास्थ्य के बारे में। महिलाओं की स्वास्थ्य की सुविधा तक पहुँच सीमित है, मतलब महिलाओं की जो स्वास्थ्य का सुविधा है ना, पहुँच जो है उसका सीमित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आज भी देखिएगा कि महिलाओं को अगर डिलीवरी वगैरह करवाना रहता है तो वैसा कोई हॉस्पिटल अस्पताल गांव में बढ़िया नहीं रहता, उसके चलते बड़ा दिक्कत होता है। गर्भ व्यवस्था और प्रसव के दौरान उचित देखभाल की कमी के कारण मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक है। और इसे क्या हो जाता है कि जब भी डिलीवरी के दौरान में मातृत्व उनको जो देख रेख होना चाहिए वो हो नहीं पाता है गर्भावस्था के दौरान में, और जब भी उनको डिलीवरी होना रहता है तो एम्बुलेंस वगैरह भी टाइम पे नहीं आती, और ग्राम में अच्छा अस्पताल नहीं होने के कारण आज भी जो उनका मृत्यु दर है मातृत्व का वो चिंताजनक है। तो ये सबको भी ठीक करने की जरूरत है। आज पोषक की दृष्टि से भी देखिएगा तो बेटियों को कमतर आंका जाता है। अगर कोई भी खान पान की बात हो, दूध खाना है, दही खाना है, बढ़िया फल सब्जी खाना है, तो लड़कियों लोग को बड़ा कम ध्यान दिया जाता है इस सब चीज़ पर, जबकि इनके लिए भी काफ़ी जरूरी है। जितना आपके लिए लड़के जरूरी है उतना लड़की भी जरूरी है। तो दोनों का बराबर देखभाल होना चाहिए, लेकिन कई बार उन्हें अपर्याप्त आहार नहीं, मतलब क्या ही बार उनको पर्याप्त आहार नहीं दिया जाता है, तो अपर्याप्त आहार खा करके उनका जीवन चलता है। तो ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से आप नोट करिए। और रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता, आगे बढ़िएगा तो महिलाओं की जो कार्यबल में
भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। आज भी देखिएगा कि कोई भी रोजगार में जाइएगा तो पहले की अपेक्षा लड़की की संख्या बढ़ा है, लेकिन आज भी महिलाओं का जो कार्यबल है वो भागीदारी थोड़ा कम है। सेना उना में देखिएगा लड़की लोग कम जाती है, बल्कि लड़का लोग ज़्यादा आपको दिखेंगे। कई बार समान कार्य के लिए उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि कोई काम के लिए अगर जैसे मान लो कोई मजदूरी करना है, दिन भर काम करने के लिए मजदूर को अगर 600 रुपया 500 रुपया दे रहे तो महिला लोग को कुछ कम भी दिया जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने में सामाजिक व पारिवारिक अवरोध सामने उत्पन्न है। अब कोई लड़की अगर अपना कुछ बिजनेस करना चाहती है, अपना कोई दुकान या कुछ भी खोलना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, तो उसमें भी बड़ा सामाजिक अवरोध है कि लड़की होकर के ये सब काम करेगी, 4 जगह रोड में बैठेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। तो ये सब कारण है। चौथा है राजनीतिक और निर्णय निर्माण। पंचायत स्तर पर आरक्षण के बावजूद महिलाओं की भागीदारी प्रॉक्सी के रूप में होती है, जहां निर्णय उनके बजाय पुरुष लेते हैं। आज भी देखिएगा ऐसा होता है कि आज जो 50% आरक्षण 2006 में दिया गया बिहार में पंचायत में, तो चुनाव में मुखिया के नाम पे, सरपंच के नाम पे जो सीट लेडीज़ का रहेगा लेडीज़ को खड़ा कर देंगे। लेडीज़ चुनाव जीत भी जाएगी, लेकिन काम लेडीज़ नहीं करेगी, उसका हस्बैंड जो काम करेंगे, जो उसके घर में उनका है देख रेख करने वाले वो काम करते हैं। ऐसा आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जीतेगी लड़की लेकिन काम उनके घर का कोई जेंट्स करते हैं। तो एक तरह के प्रॉक्सी है। नेक्स्ट में देखिएगा संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या अब भी बहुत कम है। और आज बड़ा बड़ा जो सीट है सांसद का और विधानसभा में, वहाँ भी जाइएगा तो 10% से 15% के बीच में, मतलब बहुत कम संख्या आज भी महिलाओं का संसद में और विधानसभा में है। पाँचवा है घर और पारिवारिक स्तर पर भेदभाव। लड़का और लड़की में भेदभाव शुरुआत घर से ही होता है। जैसे बेटों के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता है और लड़कियों के लिए कम है। संसाधन भी लड़कों के लिए ज़्यादा है, लड़कियों के लिए कम है। घर के कामों की जिम्मेदारी ज़्यादा लड़कियों पर डाल दी जाती है, भले वे पढ़ाई में अच्छा हो, वो नौकरी कर रही हो, लेकिन ये देखा जाता है। तो ये सब सारा कारण है। बाकी आप अपने से भी बना करके लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसको आप इतना कर लीजिएगा, फिर आप बने रहिए इसको आगे। और आपके पास है क्वेश्चन 22 है आपका, 22 तक करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो आप आंसर में लिखिएगा भारत के विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति एक जटिल विषय है, जिसमें सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ चुनौतियां भी मौजूद है। सांसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व। लोकसभा 2024 तक कुल सांसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 15% है, जो अभी भी बहुत कम है। राज्य विधानसभाएं अधिकांश राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और महिलाएं आरक्षण विधेयक 2023 यानी 128वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह लागू अगली जनगणना के बाद होगा। जो भी 2021 का जनगणना होना था वो हुआ नहीं है। वो जनगणना जब भी होगा आपका 2026 में होने का चांस है, तो उसके बाद ही 33% आरक्षण लागू होगा। उसके बाद स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाएं 73वां जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार में ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया था। और 2006 में बिहार महिलाओं के लिए आरक्षण 50% देने वाला पहला राज्य है। इसके बाद कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। तो 2006 में बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज में किया गया है। इस भागीदारी से महिलाओं की जो भूमिका है आज प्रभावी रूप से बहुत सुधार हो चुका है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। खास करके टीचिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है देखिएगा, टीचर वाले में TRE 1 TRE 2 TRE 3 में बहुत सारे महिला का नौकरी हुआ है, जो घर में बैठ करके सोच रहे थे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आज बहुत सारे संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। और न्यायपालिका के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं 2024 तक, उसमें से भी अभी 3 ही 4 महिला है, मतलब वहाँ भी ज़्यादा जेंट्स का ही संख्या है। हाई कोर्ट कुल न्यायाधीशों में लगभग 12 से 15% महिलाएं होती है। मतलब हाईकोर्ट में भी जाइएगा तो कुल न्यायाधीश जितना रहेगा उसमें महिला की संख्या 12 से 15% के आसपास है। निचली अदालत में अगर आप जाइएगा तो महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक है। मतलब निचली अदालत में जाइएगा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा संख्या महिला का ज़्यादा है, परंतु ऊपरी स्तरों पर पहुँच सभी सीमित है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण से जुड़ा कई कानून है, उस सबको भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो दहेज निषेधक अधिनियम, मतलब दहेज पर रोक आया था, उसका अधिनियम बना था 1961 में। घरेलू हिंसा अधिनियम आया था 2005 में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो आया था अधिनियम 2013 में। तो ये सब सारा चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाएं महिला के लिए अधिकारों की निगरानी करती है, तो पूछेगा कि महिला की निगरानी कौन करता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग। और 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए संविधान का प्रस्तावना और धर्म का स्वतंत्रता है। इसको अच्छा से समझ लीजिए कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखता है और सभी को बराबर का अधिकार देता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है और यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है।
यह सुनिश्चित करता है कि भारत में हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है और राज्य किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दे सकता। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो लिखिएगा कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं से है। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 18 नंबर है कि भारत में यह औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाएं के द्वारा तय किया गया है। और सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो सांप्रदायिक राजनीति के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में यह कथन सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, आंसर में आप लिखा हुआ होगा पर कि यह जो है धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में, तो भारत में सिर्फ जाति पर आधारित जो विभाजन है ना सिर्फ भारत में, बाकी और कोई देश में जाति पर आधारित विभाजन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका लास्ट ही है ये वाला, तो इसको आप अच्छा से देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनेगा, 32 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, तो जब भी स्त्री अपने पुरुष के बराबर करे तो समझ लीजिए को नारीवादी है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो धर्म का जो समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसको सांप्रदायिक कहते हैं। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, तो जाति को जो समुदाय का मुख्य आधार मानता है वो जातिवादी हो जाएगा। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव ना करने वाला, तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है तो वो धर्मनिरपेक्ष है, और भारत अपना धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए इस वीडियो को हम चाहते तो बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन बात है कि अभी आप लोग को हम क्लास में समझा दिए तो हमको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं लगा। बाकी इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा, और अगर कोई भी तरह का आपको डाउट लगे, कहीं भी कुछ भी लगे, तो हम क्लास में बैठे हुए हैं और आपके साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन और फोन लाइन तीनों लाइन मेरे लिए आप सभी के लिए चालू है। आप लोग देखेंगे वीडियो के दौरान भी बहुत सारे लोग का फ़ोन आ रहा था, बाद में हमको काट करके फ्लाइट मोड करना पड़ा। तो आप लोगों को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, जब तक विक्रम सर हैं तो क्लास 10th हो 12th हो या कोई भी क्लास में कोई भी तैयारी आप लोग को ज़रूरत है, जितना मेरे से हो सकता है और बिल्कुल जितना कम से कम में हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग रेडी रहिए कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट से ही आता है, लेकिन जो भी आएगा वो परफेक्ट आएगा, क्योंकि इसको जो भी आप देखिएगा और अच्छा से नोट करिएगा तो हम ये खुल के कह सकते हैं कि आप कहीं से कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब हम एक बार बढ़िया से करवा के देंगे ना तो आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। तो बड़ा चीज़ ये नहीं कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ा पा रहे, बड़ा चीज़ आपके लिए ये होगा कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कितना ज़्यादा से अच्छा से कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ाई को रटने के लिए नहीं करना है, पढ़ाई को सिर्फ ये किताब को याद करने के लिए नहीं करना है, पढ़ाई को आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए करना है। तो आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई भी बहुत मज़ा आएगा, और खेलते खेलते हम मस्त पढ़ा भी देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे 18 महीने से हम इस काम में आपके ग्रामीण प्रदेश में, और इससे पहले 10 साल मैंने अपना स्कूल चलाया, तो काफ़ी कुछ आइडिया है हमको पढ़ाई को लेकर के। लेकिन आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी सारा बात हम आप सभी से किए हैं, आप लोग का दुर्गा पूजा आते आते अक्टूबर तक आते आते सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपना सोशल साइंस का करेंगे, सोशल साइंस के अलावा जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का भी करेंगे। सारा का प्लानिंग चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम का कमी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा छुट्टी होता है गर्मी का तो और उसमें कुछ बेहतर काम करेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और जो शेयर नहीं करते अपने दोस्त को शेयर करिए। 1000 सब्सक्राइब करिए, उसके बाद विक्रम सर लाइव भी आप लोग के क्लास में आएंगे। धन्यवाद।